प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं कृतिका के नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम जो अंग्रेज़ी हुकूमत के एक नामी गिरामी व्यक्तित्व थे, ठीक है बेटा, और उनके विषय में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है और प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारतीयों की दुर्दशा की। फिर भी भारतीय कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी हुकूमत से, अंग्रेज़ी शासन से प्रभावित रहे। और प्रस्तुत पाठ में यह भी बताया गया है कि जो मीडिया होता है, जो पत्रकारिता होती है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो खबरों को किसी भी तरह से पेश कर सकता है और कहीं ना कहीं वो सच्चाई को छिपा जाता है। तो बेटा, ये जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसे दो हिस्सों में बांट रही हूँ। पहला भाग जो है ये इस वीडियो में दिखाया गया है, उसके बाद जो इस चैप्टर का आधा हिस्सा होगा वो दूसरी वीडियो में होगा, ठीक है बेटा। तो जैसा कि इस पाठ के नाम से, इसके शीर्षक से पता चल रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक। आप जानते हैं हमारे हिंदी में नाक से जुड़े हुए कितने सारे मुहावरे हैं। नाक कटना, नाक काटना, नाक का बड़ा होना, है ना। तो नाक यहाँ पर हमारे मान सम्मान, इज्जत का प्रतीक है, ठीक है। जिसे कहते हैं कि उसने तो मेरी नाक ही कटवा दी, अर्थात मेरी बेइज्जती करा दी है, या उसने मेरी नाक काट दी। और ऐसे ही हम भी कई बार किसी की नाक काट देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, है ना। तो नाक यानी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इससे जुड़ा हुआ है। और इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार हम भारतीयों की खोखली मानसिकता, दिखावे की प्रवृत्ति और समय पर काम ना करने की प्रवृत्ति हमें किस तरह मुसीबत में डाल देती है। तो प्रस्तुत ये जो पाठ है एक व्यंग्य रचना है और इसके लेखक हैं कमलेश्वर, ठीक है। तो ये जो प्रसंग है उस समय शुरू हुआ जब इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी, वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ये तब की बात है। ये एक कल्पना है, काल्पनिक रचना है कमलेश्वर की। तो उन्होंने बताया कि भारत आज़ाद हो चुका था, अंग्रेज़ भारत छोड़कर जा चुके थे। अब एक बार ऐसा कुछ संयोग कह लो क्या हुआ कि एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आ रही थी अपने पति के साथ। तो अब इतनी महान हस्ती इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ कोई छोटी मोटी व्यक्तित्व तो थी नहीं, शाही घराने से थी, रॉयल फैमिली से थी, है ना। तो उसने आना था और ये कोई छोटी बात नहीं थी, सामान्य बात नहीं थी। तो उस बात की जो चर्चा है वो वहाँ की अखबारों में छपती रहती थी। मैंने आपको पहले ही बताया, जो मीडिया है या जो पत्रकारिता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है ना। वैसे तो देखिए, जो मीडिया है, पत्रकारिता है, उसकी एक जिम्मेदारी भी है कि जो हमारे समाज में, हमारे आसपास, संसार में घटित हो रहा है उसके विषय में लोगों को सचेत करें, जागरूक करें। लेकिन आप बताओ, क्या आज के समय में मीडिया अपनी सही भूमिका निभा रहा है? यह आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है। हम इस पर फिर बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो अब रानी ने जब भारत के दौरे पर आना था तो अनेक तरह की तैयारियां चाहिए होती हैं। हम लोग 2, 4, 5, 6 दिन के लिए कहीं जाते हैं घूमने फिरने, हम भी अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं। वहाँ का वेदर, मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, उसके हिसाब से हम अपने कपड़े आदि देखते हैं, है ना। तो अब जो रानी एलिजाबेथ है ना, उसका दर्जी बड़ा परेशान था और उसका परेशान होना जायज़ भी था, है ना। उसे इस बात की चिंता थी कि जो महारानी हैं वो भारत जा रही हैं, पाकिस्तान भी जाएंगी, नेपाल भी जाएंगी, तो वो उस दौरे में क्या पहनेंगी, है ना। और कोई वो छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, है ना। तो उनके लिए जो उनकी वेशभूषा है वो भी उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए थी। तो उसकी जो परेशानी है वो उसको चिंता में भी डाल रही थी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि जब ओबामा भारत आए तो उससे पहले दौरा किया गया कि क्या वो ये जहाँ की जलवायु, भारत आदि, है ना, भारत में जब ओबामा रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे, उसके बारे में उससे पहले सारी जानकारी एकत्र कर ली जाती है उस देश के द्वारा। तो ऐसे ही
पहले भी ऐसा हुआ। तो महारानी का सेक्रेटरी उनका यहाँ भारत का दौरा कर गया, देख गया कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, हालात कैसे हैं, क्योंकि मजाक तो था नहीं, है ना, और महारानी का दौरा था। तो अब क्या था कि ज़माना नया था, भारत आज़ाद हो गया था, है ना। तो कहते हैं कि फौज फाटे के साथ निकलने के दिन, फौज फाटे यानी सेना के साथ निकलने के दिन अब बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की एक भीड़ साथ थी। अब फोटोग्राफर होंगे तो वो हर क्षण कोई ना कोई तस्वीर कैद करेंगे, खींचेंगे, है ना। तो क्या था बेटा कि जो भी वहाँ पर हो रहा था उस सब की खबरें जो लंदन के अखबारों में छपती थी, वही बासी खबर हमारे भारत में अगले दिन छपती थी। तो यहाँ पर एक व्यंग्य रचना है कि हम लोग नकल करते हैं, लेकिन कहा गया है कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है ना। तो क्या खबर छपी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। आपको पता है भारत का रेशम बड़ा प्रसिद्ध है ना, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 400 पाउंड खर्चा, अब पाउंड की वैल्यू लगा लो, उसके हिसाब से सूट की वो कीमत निकल आएगी। ठीक है बेटा। तो रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में मिली। तो अब ये जो पंक्ति है इसमें बहुत बड़ा व्यंग्य है। क्या देखना आगे क्या कह रहे हैं, शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो ये हमारी खोखली मानसिकता का प्रतीक है। हम अपने देश के महान नेताओं को भी इतना सम्मान नहीं देते कि हम जो सम्मान उन कुत्तों को दे रहे हैं, उन बावर्चियों को दे रहे हैं, उन जो शेफ़ जो कुक हैं उनको दे रहे हैं। तो यह हमारी दिखावे की मानसिकता है। तो इन खबरों से अब क्या हो रहा था कि बड़ी धूम थी, कहते बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी कि वहाँ जो तैयारियां हो रही थी उन सब की खबरें अगले दिन भारत में पहुंच जाती थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के अड्डे पर उतरेगी, देखो ये उस समय 5,000 इसकी कीमत है, तो आज के हिसाब से भी उसको लगा लो आप, ठीक है। तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ नया, कुछ तो होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान और शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया वो महारानी थी, शाही घराने से थी, है ना। तो नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता होता है नेचुरल रूप से, अपने आप से मुंह से निकल आया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, ठीक है ना। और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट हो गया। अब काया पलट होने लगा, हो गया, कैसे काया पलट हुआ होगा, मतलब वहाँ की जो सड़कें हैं उनकी साफ़ सफाई की गई होगी, जो बाग बगीचे हैं उनकी हरियाली का ध्यान रखा गया होगा, उनकी कटाई छटाई की गई होगी, जो इमारतें हैं उन्हें रंगा गया होगा, रंग रोगन कराया गया होगा, है ना। जिस रास्ते से रानी ने गुजरना होगा उन रास्तों का स्पेशल एक ध्यान रखा गया होगा, विशेष ध्यान रखा गया हो सकता है कि उन मार्गों को, उन रास्तों को सजाया गया हो। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारी तैयारियां होने लगीं। और करिश्मा तो यह है कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, सड़कें जवान हो गई यानी सुंदर हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। अब नाजनीन होती हैं कोई भी लड़की, यंग गर्ल, सुंदर सी कोमल सी गर्ल, तो इस तरह से अब वो इमारतें बहुत सुंदर सुंदर हो गई। अब ये सब तैयारी तो हो गई। अब एक समस्या जो सामना कर रहे थे प्रशासक, क्या कि वह थे जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी,
पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब यहाँ पर इस पंक्ति का बड़ा गहरा अर्थ है कि नई दिल्ली में बेशक एलिजाबेथ के जो महारानी है उसके स्वागत की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से हो रही थी, परंतु कहीं ना कहीं जो हम आम भारतीय थे, जो हम लोग थे, उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति सम्मान नहीं था। दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, अर्थात अंग्रेज़ों की इज्जत हमारे मन में नहीं थी। अब ये बेटा जो व्यंग्य रचना है ये कोई कल्पना है लेखक कमलेश्वर की, ठीक है बेटा। अब इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया, चंदा समझते हो ना, डोनेशन। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात पर चर्चा थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, किसी ने मान लो एक मुहावरा है, उसने मेरी नाक रख ली, यानी कि उसने मेरी इज्जत रख ली। अब दूसरा मुहावरा, उसने मेरी नाक काट दी या नाक कटवा दी, इसका मतलब उसने मेरी बेइज्जती कर दी या करवा दी। तो अब क्या मतलब था कि जॉर्ज पंचम की इज्जत बनी रहनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, और खामोश जो रहते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, जैसे जनता है ना। तो यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए, हथियार बंद फुल्ली जो जिनके पास हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी, ठीक है। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, अर्थात ऐसी मूर्तियां लगी हुई थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंचे, यानी आम जनता के हाथ पहुंचे, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया कि अब तुम्हारी हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध आप समझते हो, जैसे शिवाजी किया करते थे, छिप के वार किया करते थे, उसको गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो उसी ज़माने में हादसा हुआ और इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई, अर्थात किसी ने उसकी नाक काट दी। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अब यहाँ पर भी व्यंग्य रचना है कि अगर मान लो हमारी सीमा पर कोई जो दुश्मन आता है ना, वो इधर आता है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो होती है। तो ऐसे ही चाहे पहरेदार थे, चाहे वहाँ पर गश्त लग रही थी, फिर भी नाक काट दी गई, अर्थात उनकी मिली भगत रही होगी इसमें। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई। सरगर्मी जैसे बहुत लार्ज स्केल पर एक्टिविटी। देश के खैर ख्वाह होते हैं हित चाहने वाले, हितैषी, भलाई चाहने वाले, कि एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब ये वो लोग हैं जो दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं। उनका मानना था कि अगर इस मूर्ति पर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक कट जाएगी। अब क्या हुआ, बड़े हाई लेवल पर, उच्च स्तर पर मशवरे हुए और यह तय किया गया कि हर हाल में इस मूर्ति पर नाक लगनी चाहिए, है ना। और अब मूर्ति थी तो उस पर नाक लगानी थी, तो मूर्तिकार की ज़रूरत थी। तो एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह दिल्ली में तुरंत हाजिर हो। अब जो मूर्तिकार या कलाकार जो होते हैं ना, वो बड़े जैसे पैसे से लाचार होते हैं। क्यों? क्योंकि कला की कीमत कम आंकी जाती है ना। तो अपने हुकामों के चेहरे देख अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, और उन लटके उदास चेहरों को देखकर जो कलाकार है उसने भरोसा दिलवाया कि मूर्ति जो है उस पर नाक लग जाएगी, लेकिन उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि ये जो लाट है, लाट माने ये जो मूर्ति है, ये कब बनी, कहाँ बनी, इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखो, बात छोटी सी थी, है ना, लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स, कितने बड़े बड़े कोशिशें की जा रही हैं। किस लिए?
एक विदेशी को प्रसन्न करने के लिए, है ना। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब एप्रिसिएशन की बारी, जब प्रशंसा लेने की बारी होती है, तो हम आगे आगे आ जाते हैं कि मैंने किया, है ना। लेकिन जब किसी जिम्मेदारी की बात आती है या जहाँ पर ऐसे लगता है कि फेलियर हो गया, तो वहाँ हम दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, जैसे कि सारी गलती इसकी है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो जो प्रशंसा का सेहरा है वो हम अपने सिर पर बंधवाना चाहते हैं, और जहाँ पर हमें लगे कि हमें बुराई मिल रही है या हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो यहाँ कुछ गलती हो जाए तो वो सब हम दूसरों पर डाल देते हैं। तो अब सब हुक्काम यानी कि अफसरों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने तो आपको पहले बोला कि अच्छा काम है तो क्रेडिट खुद ले लो, नहीं है तो दूसरे पर डाल दो, है ना। खैर, अब मसला हल हुआ कि जो पुरातत्व विभाग है, जो आर्कोलॉजी है ना, आर्कोलॉजी विभाग है, डिपार्टमेंट है, वहाँ से पता कराया जाए कि ये जो मूर्ति है कब बनी, कहाँ बनी, इसका पत्थर कहाँ से आया। ठीक है, तो अब क्लर्क को भेजा गया, तो क्लर्क ने आकर जवाब दिया कि खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुके हैं, अर्थात वहाँ पर अब कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। हुक्कामों के चेहरों पर फिर से उदासी के बादल छा गए। फिर से खास कमेटी बनाई गई और क्या कहा गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए, और इस नाक का दारोमदार होता है, जिम्मेदारी आप पर है, अर्थात इस कमेटी को इस नाक के मसले को हल करना ही करना है। तो यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग छोटे काम के लिए भी इतना फैलाव कर देते हैं, इतना ज़्यादा काम बढ़ा देते हैं कि कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, और हमारे हाथ कोई नतीजा, कोई परिणाम नहीं आता। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। और फिर कमेटी के जो सदस्य थे उनकी तो जान में जान आ गई कि वाह जी वाह, इसने तो समस्या का हल ही निकाल दिया है ना। तो फिर उन्होंने क्या कहा, जो कमेटी के सभापति थे अब बड़े जोश में आ गए और क्या कहते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत है खोज करने की, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये भाषण दिया, तुरंत यह भाषण अखबारों में छप गया। ठीक है, अब जो मूर्तिकार था वो देश के पहाड़ी प्रदेशों में पत्थरों की खानों में निकल पड़ा, उसके दौरे पर निकल पड़ा कि मैं पत्थर खोज कर लाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो असफल लौटा। अब असफल लौटा तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि सारी मेरी गलती है, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी कि मैं अपने कार्य में असफल हुआ। और उसने क्या खबर क्या खबर लाया, वो क्या, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। सभापति जिसने बड़े गर्व से भाषण दिया था कि हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, ज़रूरत केवल मेहनत करने की है, अब क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया। लानत है आपकी अक्ल पर। अब क्या कह रहा है, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर हमारी नकल करने की प्रवृत्ति पर बहुत बड़ा और करारा व्यंग्य है। अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर जो जलवायु है ना, जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाती है, हमें सूती कपड़े चाहिए होते हैं, कॉटन के कपड़े चाहिए होते हैं, है ना। और जो जैसे मैं इंग्लैंड की बात करूँ, वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है तो वहाँ के लोग कोट पैंट टाई तक गले पे बांध के रखते हैं ताकि
ठंड अंदर ना जाए, है ना। तो उनकी जो जलवायु है उसके अनुसार से उनका पहनावा है, लेकिन हम लोगों ने दिखावे की प्रवृत्ति में कोट पैंट को प्रचलन में ला दिया, है ना। चाहे वो हमारी जलवायु, चाहे वो हमारी परिस्थितियों के लिए सुटेबल है या नहीं, उचित है या नहीं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो ऐसे नहीं है कि मतलब हम बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी विदेशी की कोई भी बात अपना लें। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो अच्छा है, चाहे वो विदेशी है ना, जिसमें समाज का भला होता है, उसको अपनाने में कभी भी नहीं संकोचाना चाहिए। और जो अपना बुरा है, जिसमें कोई भलाई नहीं छिपी है, जिसमें समाज का भला नहीं है, वो चाहे अपना भी क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो अब मूर्तिकार की आंखों में चमक आई। उसने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार तक ना पहुँचे। अर्थात मतलब वो कोई ऐसी बात बताना चाहता था जो गलत थी। अगर अखबार तक पहुँचेगी या कोई सच्चा पत्र जो संपादक है उसे छाप देगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो सभापति की आंखों में फिर से चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद करा दिए गए। अर्थात जब कोई चोरी छिपे वाला काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो काम गलत है ना। सबसे छिपा के कर रहे हैं तो वो काम गलत है। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो मूर्तिकार है वो किसी भी कीमत पर जॉर्ज पंचम की नाक, यानी वो जो लाट है उस पर नाक लगाना चाहता है, और उसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर वो इतना गलत काम करने के लिए बोल रहा है। उसका कहना है कि देश में इतने महान नेता हैं, क्योंकि अब देखो जब भारत आज़ाद हो गया तो हर शहर में मुख्य चौराहों पर हम स्वतंत्रता सेनानियों के जो हमारे नेता हैं, महान नेता हैं, उनकी मूर्तियां लगाते हैं। तो उसका कहना था कि हम किसी मूर्ति की नाक काट कर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या ये सही था? क्या जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो इसकी इजाज़त देती हैं? ठीक है बेटा, तो पहली वीडियो में यहीं तक, ठीक है। क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे 2 टुकड़ों में बांट दूँ ताकि आप 2 वीडियो देखो, ये चैप्टर आप अच्छे से समझ सको, ठीक है।